नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं पाग इंडिया। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक तरफ सामाजिक आंदोलनों में अग्रणी रहने वाले यशवर्धन सिंह जी शेखावत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरी तरफ पश्चिमी राजस्थान से राजेंद्र सिंह जी बिहाड़ हैं, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आज इस विशेष बातचीत का पहला सवाल जो है मैं ये करना चाहूँगा कि पृथ्वीराज फिल्म को लेकर राजपूत और गुर्जर समाज दोनों ही विरोध में है, आखिर मामला क्या है? देखिए, पूरा का पूरा समाज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन समाज का कुछ तबका जो कुछ जागरूकता रखता है, जिसके पास नई नई समृद्धि आई है, जो कुछ मुद्दों पर लगातार मुखर रहता है, वो कुछ लोग इस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहल राजपूत समाज की तरफ से नहीं हुई, दूसरे समाज की तरफ से हुई। राजपूत समाज ने केवल उसका प्रत्युत्तर दिया। जो भी इस तरह का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान के आगे चौहान लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, या उसको किस जाति से दिखाया जाना चाहिए, इस मामले में राजपूत समाज ने कोई पहल नहीं की। एक फिल्म बन रही है, फिल्म की एक स्क्रिप्ट होती है, फिल्म में कुछ लिबर्टीज़ ली जाती हैं, वो फिल्म बनेगी, उसका अभी तक कोई प्रॉपर कोई बात बाहर नहीं आई है कि उसकी क्या स्टोरी लाइन है। लेकिन फिर भी एक समाज के कुछ नवयुवकों ने एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत सम्राट थे, उनकी जाति परिवर्तन की बात उन्होंने चालू की, तो उस विषय पर फिर राजपूत समाज ने प्रतिक्रिया दी। तो हम पूरे समाज को नहीं कह सकते, राजपूत समाज और गुर्जर समाज के बहुसंख्यक लोग अनुशासित हैं, सामाजिक भाव वाले हैं, एकता और अनुशासन के साथ चलना चाहते हैं, को एग्जिस्ट पीसफुली करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी लोग जो अटेंशन सीकर हैं, जो चाहते हैं कि उनकी तरफ ध्यान आकर्षण हो, कोई ऐसा विवादित मुद्दा वो खड़ा करें, तो उन लोगों ने नैरेटिव शुरू किया। और हमने राजपूत समुदाय की तरफ से, समाज की तरफ से एक बहुत सीजन तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उसमें हमने यही संदेश दिया कि हम किसी समाज के साथ किसी भी तरह का टकराव नहीं चाहते, किसी तरह की टेंशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो ऑथेंटिक बात हो, प्रामाणिक बात हो, वो दिखाई जाए, और फिल्म जब रिलीज होगी तब पता लगेगा कि उसमें क्या दिखाया गया। कुछ आप जिनको कह रहे हैं कि कुछ महत्वाकांक्षी युवा हैं, लोग जिन, चाहे वो अखबार के अंदर आ रहा है, चाहे वो मतलब जनमानस में ये प्रचलित है, आखिर समाज के वो महत्वाकांक्षी लोग या पूरा समाज पृथ्वीराज चौहान को आखिर गुर्जर मान क्यों रहा है? देखिए, मिलते जुलते नामों के कारण बहुत बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, या जानबूझकर भी इस तरह की कोई चीज़ क्रिएट की जाती है। अब गुर्जर जो क्षेत्र और गुर्जर जाति, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। गुर्जर क्षेत्र जिस क्षेत्र पर, जैसे मारवाड़ है, अब मारवाड़ में हम कहते हैं कि उमेद सिंह जी मारवाड़ के राजा थे। अब कोई उसी एरा में ये कहे कि मैं मारवाड़ी हूँ, और चूंकि मैं मारवाड़ी हूँ इसलिए उमेद सिंह जी का परिवार मुझसे ताल्लुक़ रखता है, चाहे मैं किसी भी जाति का हूँ, तो ये चीज़ बैठ नहीं सकती। फंडामेंटल का ये फंडामेंटल इशू है। गुर्जर क्षेत्र डिफाइंड है, प्रामाणिक है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग हिस्टोरियंस ने उसको पूरा बताया है कि गुर्जर एक क्षेत्र विशेष का नाम था, और उस क्षेत्र का जो भी राजा होता था या उस क्षेत्र का जो विजेता होता था उसे गुर्जराधीश बोला जाता था। यहाँ तक कि जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से पहली बार आए, तो उनके लिए गुजरातियों ने एक सभा रखी। उस गुजरातियों की सभा में सभी जातियों के लोग थे। उस सभा का नाम ही गुर्जर सभा रखा गया, और उसकी जिसने अध्यक्षता की, मोहम्मद अली जिन्ना ने, उन्हें उस सभा का गुर्जराधीश बोला गया। तो इसलिए ये एक स्थान विशेष का नाम था। अब चूंकि 21वीं शताब्दी में जो कुछ लोगों की अभी अभी आय बढ़ी है, तो वो एक आइडेंटिटी देख रहे हैं कि अब उनके पास स्टेटस आ गया, पैसा आ गया, गाड़ियाँ आ गई और फार्म हाउसेज हो गए, लेकिन वो लोग एक स्टेटस ढूंढ रहे हैं कि हम किसी ऐसे बड़े राजा को अप्रोप्रिएट करके हम हमारा एक नाम आगे बढ़ाएं। तो इसलिए ये मिलते जुलते नामों के कारण इस तरह का नैरेटिव गढ़ा जाता है। मैं आपसे मतलब कि इसमें राजनीतिक एंगल जो है, इस पूरे मसले पर राजनीतिक दृष्टिकोण है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? या है भी या फिर नहीं है? नहीं, होने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है ही ऐसा कहने का तो मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दो समाज हैं जो बहुत प्रेम आदर के साथ नॉर्थ इंडिया में जिनके संबंध रहे हैं, पॉलिटिकली, सोशली, एक दूसरे के प्रति। आपने देखा होगा राजपूत गुर्जर का कोई टकराव आज़ाद भारत से लेकर उससे पहले तक भी कहीं नहीं रहा। बहुत एक मजबूत रिश्ते थे दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में।
कोई न कोई इस तरह की कॉन्स्पिरेंसी का नरेशन तो हो रहा है इसमें से, इससे बिल्कुल निश्चित तौर पर वो लोग इन दोनों समाजों से इतर लोग हो सकते हैं जिनके कोई पॉलिटिकल मोटिव हो सकते हैं। अब क्या है, क्योंकि जब समाज, दोनों समाजों को मैं सामान्यतः बहुत सरल समाज मानता हूँ, दोनों समाज बहुत सरल और भावुक समाज है, तो जो सरल और भावुक लोगों को बहुत जो बुद्धिजीवी टाइप के लोग होते हैं वो इस तरह के नरेशन क्रिएट करके हिस्ट्री को आधार बना करके या अन्य कोई कारणों से, क्यों, और पॉलिटिक्स जो है वो कन्फ्लिक्ट में अपॉर्चुनिटी ढूंढती है, तो इस बात की पूरी संभावना है निश्चित तौर पर, और ये दोनों समाजों के जो बुद्धिजीवी है उनको ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। और मूल सवाल ये है कि भारत में आज हम जिस भारत में जी रहे हैं उस भारत में महापुरुषों के ऊपर जाति के टैग लगाने की होड़ ही क्यों होनी चाहिए? महापुरुष इस मुल्क को बनाने वाले लोग थे, तो ये कोई अब हम ये कहें कि झांसी की रानी फलां समाज की थी या जो है एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद भारत में राष्ट्रपति हुए वो केवल मुसलमानों के थे, अपने आप में ये एक संकुचित दायरा है जिसमें भारत अब 21वीं सदी का भारत है, तो उसको और आगे विशाल मन से बढ़ने की बात है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह की जो है क्रिएशन खड़े कर रहे हैं, क्यों लड़ा रहे हैं, ये सब आपकी बिरादरी को भी खोज करनी चाहिए, हम लोग तो कर ही नहीं। गुर्जर समाज थोड़े दिनों पहले राजस्थान के अंदर जो है स्वयं को एसटी में शामिल करने की मांग कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक दल जो है उनको ऐतिहासिक समृद्धता दिखाकर उनकी जो मांग है, जो उनकी नज़र में उनकी मूल मांग है, उससे उनको हटा रहे हैं, उनका ध्यान भटका रहे हैं? हो सकता है। देखो, गुर्जर समाज की जो वास्तव में आपने जो सवाल किया, एसटी की रिजर्वेशन मांगने की जो बात थी, आप देखिए गांव में जो गुर्जर समाज की स्थिति है हर तरीके से और जो ट्राइब्स के अंदर और जो जातियां जो ऑलरेडी जो इसका एंजॉय कर रही है एसटी के आरक्षण का, आप देखिए उनसे उनकी स्थिति बहुत कमतर है। बहुत सी जातियां, जैसे हमारे इधर वेस्टर्न राजस्थान में कालबेली आज है, ठीक है, उनकी स्थिति ऐसी है, उनको आपने ओबीसी में डाल रखा है, वो हर तरह से ट्राइब्स होने के पूरे करती। तो गुर्जर समाज एक पिछड़ा ट्राइब है, वास्तव में ही है, उनके साथ बड़ी तकलीफ़ है, ठीक है। तो उनको कौन, उनके आगे आने वाले उनकी भविष्य के हितों के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा नहीं कर रहा, ये तो गुर्जर समाज को भी सोचना चाहिए। लेकिन मूल बात है कि वो मतलब एसटी की जो उनकी स्थिति है, तो वो तो निश्चित तौर पर ईमानदारी की बात कोई समाज सोचे तो गुर्जर समाज को एसटी में शामिल करना ही चाहिए। राजनीतिक दल इस बात पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या एसटी में जो मजबूत जातियाँ उनका दबाव है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। देखिए, मैं लंबे समय से आरक्षण के मुद्दों पर लिटिगेंट भी रहा हूँ और इन सारी रिपोर्ट्स को मैंने पढ़ा है। गुर्जर समाज ने बहुत मैच्योर तरीके से अपनी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये समुदाय असल में एसटी का रिजर्वेशन डिजर्व करता है, बहुत पिछड़े हैं। उनके बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ भी बैठते थे, उन्होंने पूरी डिटेल में हमें बात भी बताई। आप बताना चाहेंगे उन्होंने उस मांग में स्वयं को किस तरीके से नहीं, उन्होंने बहुत अपनी जो वास्तविक स्थिति है वो उन प्रतिवेदनों में उन्होंने दी, ओबीसी कमीशंस को दी कि हम असल में बहुत पिछड़े हैं, पशुपालन करते हैं, गाँव की जगह ज़्यादातर जंगलों में हमारा समय बीतता है। जो हमारे पुरुष हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक मवेशी ले जाते हैं चराने के लिए, फिर वापस आते हैं, पीछे से बच्चे बिना पिता के रहते हैं और बड़ी दयनीय स्थिति है। कोई इंश्योरेंस उनके पशुओं का बहुत कम क्लेम मिलता है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और इस बात को अगर कोई जेन्युइनली पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा कि इस समुदाय के साथ, यानी ये समुदाय कितना बैकवर्ड है। और 99% जो गुर्जर समुदाय उसका मानना भी यही है कि जो उन प्रतिवेदनों में लिखा है वो बात सच्चाई है और उन प्रतिवेदनों के आधार पर हमें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये जो मुट्ठी भर कुछ लोग जो नए पैसे वाले हुए हैं वो एक अलग नैरेटिव में जा रहे हैं। एक तरफ आप आरक्षण मांग रहे हो जो आपकी जेन्युइन डिमांड है, जो ज़मीनी सच्चाई को दिखाती है, और दूसरी तरफ आप एक राजा से संबंध जोड़ने की बात करते हो। ये दोनों आपके इंटरेस्ट को डिफीट करते हैं। यही मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या है कि हर समाज जो है स्वयं का संबंध जो है ऐतिहासिक वृत्तांतों में ढूंढता है और उन लोगों से जोड़ करके खुद को ज्यादा गौरवशाली महसूस करता है, बजाय इसके कि उनका वर्तमान क्या है, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। इसके पीछे जो मनोविज्ञान काम करता है उस पर हम बात करना चाहेंगे। मैं आपके पास भी इसी संबंध में आऊंगा, पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इसमें एक अंग्रेज फिलोसोफर मार्शल ने एक लॉ दिया था। मार्शल ने लॉ यही दिया था कि सबसे पहले कोई भी इंसान या समुदाय सुरक्षा की बात सोचता है, फिर भरण पोषण की सोचता है। जब उसका भरण पोषण पर्याप्त रूप से होने लगता है तो फिर वो एक आइडेंटिटी ढूंढता है। तो एक नेचुरल एक
धारा है कि वो आइडेंटिटी ढूंढता है। अब हुआ क्या है कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ सांस्कृतिक संगठन, इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में इस तरह का एक अभियान चलाया, जो कि मुझे लगता है कि उस अभियान की इस मानसिकता के तहत कोई जरूरत नहीं थी। कि उनका ये मानना है कि जब तक आपका इतिहास किसी गौरवशाली उससे नहीं जोड़ दिया जाए, तब तक आप में आत्मसम्मान नहीं आ सकता। जबकि एक बिल्कुल ही अलग नरेशन है। बहुत सारे ऐसे गौरवशाली राजा रहे हैं जिनकी संतति या जिनका समुदाय आज अस्तित्व में नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके गौरवशाली होने से। तो इस तरह के बहुत सारे नैरेटिव चलाए गए, बहुत सारा साहित्य छापा गया, बहुत सारी चीज़ों को गढ़ा गया। तो ये चीज़ें लगातार अंतिम स्थिति में एक सामाजिक टेंशन के रूप में आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जब नकारात्मक प्रभाव ये आएगा कि आप राजपूत समुदाय के किसी महापुरुष को वोट बैंक की राजनीति के तहत या जातीय तुष्टीकरण के तहत आप ये कहेंगे कि आपके पास तो बहुत सारे महापुरुष हैं। मुझे किसी ने कहा कि राजपूत समुदाय के पास तो इतने महापुरुष हैं कि 365 दिन भी आप जयंती मनाओ तो आपके कम नहीं पड़े। तो अगर 2-4 महापुरुष हम दूसरों को अप्रोप्रिएट कर भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको थोड़ा संयमित रहना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि ये चीज़ यहाँ तक रुकेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी समुदाय अपने इतिहास के प्रति संवेदनशील होता है, भावुक होता है, वैसा ही राजपूत समुदाय भी है। हम ये कहते हैं कि आपको किसी महापुरुष से प्रेरणा लेनी हो, आपको उस जैसा बनना हो, तो कोई उसमें समस्या नहीं है, आप उसको पूजनीय मान सकते हैं। मगर वोट बैंक या किसी और नैरेटिव के तहत उसका जाति परिवर्तन करेंगे तो ये सोशल टेंशन को बढ़ाएगा, उस पर दावा भी कर देना, उसको गलत माना जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस विषय पर आपकी क्या राय है? मैं स्वयं को उनसे जोड़ना। मैं आपकी राय से थोड़ा डिफर करूंगा। मेरा कहना ये है कि देखिए, भारत के अंदर लगभग पूरे साउथ एशिया में ये बहुत हुआ है कि जो शासक वर्ग की जातियाँ थी उनमें से बहुत से दलितों में भी कास्ट निकल गई। जैसे मैं मेरे गांव की ही, कल मेरे एक प्रोफेसर साहब है मेरे गांव के, जो जोधपुर यूनिवर्सिटी में है, दलित वर्ग से आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपकी खांप है जो आप परिहार लगाते हो। उनका बिल्कुल, हम जो है 20 पीढ़ी पहले जो जोधपुर के जो प्रतिहार वंशी शासक थे उन्हीं के ब्रदर थे। और फिर जब इस तरह की व्यवस्थाएं होगी, मध्यकाल में जब संघर्ष होने लग गया, तो हम उस रूप में लड़ नहीं पाए। लेकिन हम हिंदू धर्म के फोल्ड से बाहर भी नहीं जाना चाहते थे, सनातन व्यवस्था से भी बाहर नहीं जाना चाहते थे, तो हमने जो है लोअर कास्ट होना मंजूर कर लिया। इस तरह की बहुत सारी जातियां, चाहे दलितों में हो, चाहे ओबीसी में हो, इवन जो है जाट समाज में भी ऐसे बहुत सी खांपे हैं जो राजपूतों के बीच से निकली है, बिश्नोई समाज में है। इवन मुसलमानों का आप देखिए, हमारे वेस्टर्न राजस्थान में कच्छ से लेकर के ठेठ बीकानेर तक का जो मुसलमान है वो 90% जो है कहीं न कहीं जो है किसी पुराने राजपूत राजघराने से संबंध रख रहा है। तो इस तरह का जो कन्वर्जन है धर्म के अंदर, जातियों के अंदर, ये बदलाव होता रहा, ये सहज है, इतिहास की प्रक्रिया है, इसमें होता रहा है। और ऐसे बहुत से राजपूत शासकों के घर से जो जातियां निकल गई वो बाद में जाके दूसरी धर्मों में चली गई। तो ये कहीं न कहीं मान लो ये क्लेम आता है कि हम उस वंश से ताल्लुकात रखते हैं, तो उसका अपना एक साइंस भी है। और आप देखिए कि ये जो एक भारत के अंदर बहुत सुंदर परंपरा है, विशेष मुझे पता नहीं, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि साउथ इंडिया में है कि नहीं है, नॉर्थ इंडिया में डॉक्यूमेंटेशन है पीढ़ी दर पीढ़ी। और बहुत हरिद्वार में भी है, और आपके यहाँ जो है हर जाति का राव भाट है। तो बरसों से उन्होंने जो आपका सिलसिला है पीढ़ी का, उसको बिना कोई उसके, और टिल नाउ आज भी परंपरा ये है कि घर में बच्चा पैदा होता है या घर में नई बहू आती है तो बाकायदा राव भाट आते हैं और वो उसको दर्ज किया जाता है। और बरसों से वो उसी भाषा में है। अब नई पीढ़ी उस भाषा को पढ़ भी नहीं पा रही, तो कई लोग बहुत एडवांस हो गए, उसको डिजिटल भी कर रहे हैं। उसमें बाकायदा आपको मिलेगा कि 500 साल पहले कौन सा भाई कहाँ कन्वर्ट हो गया, वो मुस्लिम बन गया या और कोई जाति में चला गया, क्या वो पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, दस्तावेजीकरण है। और ये एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। वो तो इतना पुराना जो है उसको तो आप क्या बोलते हैं, उस कार्बन पद्धति से पता कर सकते हो। आजकल तो लैब आ गई, कितनी पुरानी स्याही से लिखा गया है, ये सारा कुछ है। तो जो क्लेम है उसको हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते। जातियाँ आपस में जो है, शासक वर्गों से बहुत सारी जातियाँ निकली है जिनकी रूट्स कहीं न कहीं शासक वर्ग में मिलती है। तो ये जो प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति को हम खारिज नहीं कर सकते, इसमें सत्यता है। पाक इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका विशेष धन्यवाद है। राजस्थान की खबरों और रोचक किस्सों को जानने के लिए जुड़े रहिए पाक इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।